हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एस्पिरेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 हमें गारंटी देता है कि जब कभी भी स्टेट कोई अपॉइंटमेंट करेगी या एम्प्लॉयमेंट करेगी तब वो सिटीजन्स के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। स्टेट के पास कोई हक नहीं है डिस्क्रिमिनेशन करने का, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जब भी कोई एम्प्लॉयमेंट होगी, अपॉइंटमेंट होगी अंडर द स्टेट। इस पे 7 ग्राउंड्स दे रखे हैं जिस पे स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। इसके अलावा कोई अगर अदर अदर ग्राउंड होगा तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, लेकिन इन 7 ग्राउंड्स पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। जैसे रिलीजन, रिलीजन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, इन सब के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। And this right is only available to citizens. And Article 16 not only covers initial employment but also promotion, seniority, etc. सिर्फ आपकी इनिशियल एम्प्लॉयमेंट तक ही आर्टिकल 16 नहीं है, उसके बाद आपका जब प्रमोशन होगा तभी भी आप राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू प्रमोशन आप करवा सकते हैं, राइट टू सीनियोरिटी करवा सकते हैं। ये सारे राइट्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। एक केस था रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982। दिस केस वाज अबाउट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब क्या हुआ था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ऐसा था कि जो फीमेल्स थे एज कम्पेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स दे वर नॉट पेड इक्वली। ठीक है, तो उन्होंने आर्टिकल 16 के अंडर अंदर अपने इस राइट को एनफोर्स करवाया। तो कोर्ट ने ये कहा, ऑल दो equal pay for equal work is not expressly mentioned in Article 16, but it is the constitutional goal under Article 14, 15 and 16 and it can be enforced in the court। ठीक है, ऑल्दो ये मेंशन नहीं है पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है कि सबको बराबर काम के बराबर पैसे दिए जाए, तो इसीलिए हम इसको भी कोर्ट में एनफोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 16 की। हमने क्लॉज 1 क्लॉज 2 पढ़ा। क्लॉज 1 कहता था कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एम्प्लॉयमेंट में। दूसरा कहता था कि जो प्रोहिबिशन ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड्स के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, जो हमने साथ पढ़े थे। और इसके बाद जो भी हम क्लॉजेस पढ़ेंगे वो सब एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 की, इन दो क्लॉजेस की एक्सेप्शन है। ठीक है, तो जो थर्ड क्लॉज है वो कहता है पार्लियामेंट कैन मेक लॉ प्रिस्क्राइबिंग एनी रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस विद इन द स्टेट ड्यूटी प्रायर टू सच एम्प्लॉयमेंट। पार्लियामेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है रेजिडेंस को एज अ रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर कोई पोस्ट एडवर्टाइज की है स्टेट ने जिसके अंदर एक रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू बी द सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हिमाचल प्रदेश के अगर सिटीज़न है, तो अगर कोई पोस्ट एडवर्टाइज़ की है और उसमें अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि अगर आपको आपको हिमाचल का ही रेजिडेंस होना चाहिए तब आप एलिजिबल होंगे, तो येस इट इज़ अलाउड बिकॉज इट इज़ अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर रिस्ट्रिक्शन। सो इट देयर वाज अ केस कैलाश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIA 2002। इसके अंदर एक अनरीजनेबल ग्राउंड बना दिया था रेजिडेंस को। जैसे मान लो अगर आप किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को या पर्टिकुलर प्लेस को आप ये बेनिफिट देते हो कि आपको, अगर आप इस प्लेस से बिलोंग करते, मान लीजिए आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते, तो आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो दैट इज़ अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। वो आप अनरीजनेबली बेनिफिट दे रहे हो दूसरे क्लास को जो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। दैट इज़ नॉट अलाउड, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, दैट इज़ प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 16। पर लेकिन अगर आप एज अ होल किसी प्लेस को, अगर अगर आप हो एज अ होल किसी स्टेट को आप बना सकते हैं एज अ रिक्वायरमेंट फॉर एलिजिबिलिटी रेजिडेंस के लिए। अब है क्लॉज 4। क्लॉज 4 कहता है इट एम्पावर स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। जैसे हमने आर्टिकल 15 में भी पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेशन अगर चाहे तो स्टेट जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक्स्ट्रा प्रोविजंस बना सकती है। ठीक है, वैसे ही आर्टिकल 16 में भी स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं रिजर्वेशन के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए एम्प्लॉयमेंट में। अगर कोई भी पोस्ट एडवर्टाइज हो रही है तो उसमें जो होगा स्पेशल प्रोविजंस दिए जाएंगे बैकवर्ड क्लासेस को। बैकवर्ड क्लासेस के अंदर SCs, STs, OBCs इंक्लूड होते हैं। पर इस पे दो कंडीशन सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको स्पेशल प्रोविजंस बनाने हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए। पहला है क्लास ऑफ सिटीजन इज बैकवर्ड, SC ST। पहले तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिस क्लास को आप रिजर्वेशन दे रहे हो वो बैकवर्ड है या बैकवर्ड नहीं है। दूसरा है नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड इन सर्विसेज। जिस पोस्ट के लिए आप रिजर्वेशन दे रहे हो उस पोस्ट में ऑलरेडी
जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी से, बैकवर्ड कैटेगरी से या नहीं। उस सर्विस में अगर बहुत कम लोग हैं जो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, तब ये रीज़न जस्टिफाइड हो जाएगा कि वहाँ पे एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है बैकवर्ड क्लासेस की, ठीक है। अगर उस सर्विस में मान लीजिए कोई भी सर्विस स्टेट ने एडवर्टाइज की है, मान लीजिए इंस्पेक्टर की सर्विस एडवर्टाइज की है और उस सर्विस में ऑलरेडी बैकवर्ड क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, तो उस केस में जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ठीक है। अब इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है नोट करने वाले। नो रिजर्वेशन ऑन कम्युनल लाइंस, कम्युनल बेसिस पे आप रिजर्वेशन नहीं मांग सकते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, अगर आप इस बेसिस पे रिजर्वेशन मांगोगे तो वो अलाउड नहीं की जाएगी। फिर है नो रिजर्वेशन फॉर वुमेन, वुमेन के लिए अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी जॉब्स में, एम्प्लॉयमेंट में और अपॉइंटमेंट में। अब क्लॉज 5 क्या कहता है? Incumbent of office in connection with affairs of any religion shall be person professing a particular religion। मान लीजिए कोई हिंदू टेम्पल है, ठीक है, तो उसका पुजारी जो होगा वो हिंदू रिलीजन से ही बिलोंग करेगा। कोई मस्जिद है, उसका जो हेड होगा वो मुस्लिम कम्युनिटी से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लॉज 5 कहता था आर्टिकल 16 का। फिर अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, दैट इज़ द स्कोप ऑफ 16 क्लॉज 1 एंड 16 क्लॉज 4। एक केस हुआ था स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन थॉमस। इस केस में ये क्वेश्चन था कि इज इट परमिसिबल टू गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू SC ST अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 1 आउटसाइड 16 क्लॉज 4। मतलब 16 क्लॉज 1 के अंडर आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं SC STs को या नहीं दे सकते। तो इसमें कोर्ट ने कहा था कि 16 क्लॉज 1 के अंडर भी दे सकते हैं आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। अगर आपके पास रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, रीजनेबल आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है, तो उस बेसिस पे आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकते हो SC ST को, ठीक है। सिर्फ जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा आपके अपॉर्चुनिटी को। इट इज ओनली वन मेथड फॉर अचीविंग इक्वालिटी एंड इट डज नॉट एग्जॉस्ट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 16 क्लॉज 4 हमने पढ़ा ना अभी कि इट एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। सिर्फ ये जो 16 क्लॉज 4 है ये सिर्फ एक मेथड है, ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता पूरे आर्टिकल को। जो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 है, अगर आपको वहाँ पे भी कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन करनी है या रीजनेबल आपके पास कोई ग्राउंड है तो आप वहाँ पर भी बेनिफिट दे सकते हो बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है। जैसे इस केस में क्या था कि जो SCs STs थे उनको प्रमोशन के लिए रिलैक्सेशन 2 साल की प्रोवाइड कर दी थी, ठीक है। तो दैट वॉज हेल्ड टू बी वैलिड, इट वॉज नॉट अनरीजनेबल, ठीक है। फिर है अगला, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन अ फेसेट ऑफ इक्वालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये डायरेक्टली पूछी जाती है, ठीक है। बट इज अ बेसिक फीचर ऑफ इक्वालिटी। सो देयर शुड बी पॉजिटिव इक्वालिटी, ठीक है। स्टेट शुड मिनिमाइज इनइक्वालिटीज एंड ट्रीट अनइक्वल विद स्पेशल केयर। अब जो इक्वालिटी है दैट शुड नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए हमको जो सेम कंडीशन में लोग हैं लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ना कि सभी लोगों को एक जैसा ट्रीट करना है, ठीक है। जो अनइक्वल्स है उनको आप इक्वली ट्रीट कर ही नहीं सकते। अनइक्वल्स को आप इक्वली कैसे ट्रीट करोगे? जब लोग इक्वल ही नहीं है ऑलरेडी, तभी भी उनको आप अगर इक्वल ट्रीट करोगे तो दैट विल नॉट लीड टू इक्वालिटी, वो सोसाइटी प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएगी। पहले आपको लोगों को इक्वल फुटिंग पे लेके आना पड़ेगा, उसके बाद आप सेम तरीके से सबको ट्रीट कर सकते हो, इक्वली ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। केस था जगदीश लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 1997। इसमें कहा था इक्वालिटी शैल नॉट बी मेड आइडियल इनकारनेशन बट मस्ट बिकेम वाइब्रेंट लिविंग रियलिटी फॉर लार्ज मासेस ऑफ पीपल। फिर है रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक क्रोनोलॉजी फॉलो की गई थी, उस क्रोनोलॉजी को हम पढ़ेंगे, क्या क्या हुआ था, कौन कौन से केसेस हुए थे और कैसे हम जो करंट सिचुएशन है वहाँ तक पहुँचे और रिजर्वेशन कैसे कितनी आप एक्सटेंट तक रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हो एम्प्लॉयमेंट में। तो फर्स्ट पॉइंट है इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम मंडल केस के नाम से भी जानते हैं, 1993 में हुआ था। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था जहाँ से हमारी रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट शुरू हुई थी, ठीक है। इसमें आर्टिकल 16 क्लॉज 4 हमने थरली एग्जामिन किया और इसमें 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर OBC वॉज प्रोवाइडेड, ठीक है। 27% हमने
रिजर्वेशन दे दी ओबीसीज को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को। पर एक चीज़ उसमें थी, क्रीमी लेयर को हमने एक्सक्लूड कर दिया। अब बाद में पढ़ेंगे क्रीमी लेयर होती क्या है और क्रीमी लेयर को हमने क्यों एक्सक्लूड किया, ठीक है। और इसमें चीज़ कही थी, टोटल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50%। मतलब अगर किसी पोस्ट के लिए रिजर्वेशन दी जा रही है तो दैट शुड नॉट एक्सीड 50%। ये क्यों? क्योंकि 22.5% तो हम एस सी एस टीज को प्रोवाइड कर रहे हैं रिजर्वेशन। फिर उसके बाद जो बचे 27% हम ओबीसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके बाद जो बच रही है वो अनरिजर्व्ड है, ठीक है। फिर कास्ट इज नॉट सोल क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग बैकवर्ड क्लास। जो कास्ट है उसके बेस पे हम बैकवर्ड क्लास को नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। कास्ट के बेस पे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो बाकी कम्युनिटीज़ है जैसे मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस है, जैन्स है, वो रिकग्नाइज ही नहीं करते कास्ट को, तो उनमें कैसे हम बैकवर्ड क्लास बताएंगे, है ना। तो कास्ट के बेस पे तो हो ही नहीं सकती। तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेस पे हम बैकवर्ड क्लास डिफाइन करते हैं। इकोनॉमिक भी क्राइटेरिया है उसमें से एक, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड रूल इज सब्जेक्ट टू 50% रिजर्वेशन। कैरी फॉरवर्ड रूल होता है, अगर इस साल आपकी जो पोस्ट है वो वैकेंट रह गई किसी रीज़न से, तो नेक्स्ट ईयर आप उन पोस्ट को एडवर्टाइज दोबारा कर सकते हो, लेकिन जो टोटल रिजर्वेशन होगी वो 50% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, और प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। ये सब था इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम मंडल केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी, ठीक है। फिर जो क्रीमी लेयर था जिसके बारे में आपको बता रहा था, क्या था क्रीमी लेयर, जस्टिस रामनंदन कमेटी बिठाई गई जिसने बताया कि क्रीमी लेयर है क्या, ठीक है। क्रीमी लेयर ऐसे लोग हैं जो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं, जो भी हमारे संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बनाई, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, यूपीएससी के मेंबर्स हो गए, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानिक पोस्ट्स हैं। अगर इन पे आप बैठे हो तो आप क्रीमी लेयर होंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर क्लास यू बिलोंग। फिर अब अगर आप क्लास ए या क्लास बी पोस्ट पर हैं गवर्नमेंट सर्विस में, तभी भी आप क्रीमी लेयर हैं। रैंक ऑफ कर्नल एंड अबव इन डिफेंस सर्विसेज, तभी भी आप क्रीमी लेयर हैं। प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीएस, अकाउंटेंट्स, तभी भी आप क्रीमी लेयर हैं। और अगर आपकी इनकम उस समय जब क्रीमी लेयर डिफाइन हुई तब 1 लाख थी, अगर आपकी 1 लाख से ऊपर है तभी भी आप क्रीमी लेयर में पाए जाएंगे। और करंटली प्रेजेंट टाइम में ये है 8 लैक्स। अगर आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तब आप क्रीमी लेयर में आएंगे, एंड यू कांट टेक द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, दैट इज 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ओबीसीज, ठीक है। अगर आपकी 8 लाख से ऊपर है तब आप क्लेम नहीं कर सकते रिजर्वेशन अंडर ओबीसी, ठीक है। फिर अब सेकंड पॉइंट क्या था इस क्रोनोलॉजी में, पोस्ट मंडल केस डेवलपमेंट। जब ऊपर ये केस सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुना दी, फिर उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुई, ठीक है। सबसे पहली डेवलपमेंट थी नॉन फॉलोइंग ऑफ क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर ऊपर डिफाइन की गई थी जस्टिस रामनंदन कमेटी द्वारा, वो फॉलो ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन परमिटेड, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन था कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो तो आप आगे प्रमोशन में रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन इसको भी फॉलो नहीं किया गया। रिजर्व अपनी प्रमोशन में भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करना शुरू कर दी। थर्ड था कैचअप रूल निगेटेड। कैचअप रूल हमने पढ़ा था कि अगर कैचअप रूल में ऐसा होता था कि मान लो एक जनरल कैंडिडेट है और एक बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट है, ठीक है। बैकवर्ड क्लास दोनों सेम पोस्ट पे, बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट की प्रमोशन जो है वो हो जाती है जल्दी, और वो एक पोस्ट ऊपर हो जाता है जनरल कैंडिडेट से। लेकिन कुछ समय बाद जो जनरल कैंडिडेट है उसकी भी प्रमोशन हो जाती है और दोनों अब बराबर पोस्ट पर आ चुके हैं। तो जब वो दोनों बराबर पोस्ट पे आएंगे तो जनरल कैंडिडेट की जो सीनियरिटी होगी वो फिर से दोबारा ऊपर हो जाएगी कंपेयर टू बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट। तो उसे हम कहते थे कैचअप रूल। तो इसको हटाकर कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का कंसेप्ट ले आए। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का कंसेप्ट जब आया तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ये कहती है, सेम सिचुएशन है, एक पोस्ट है, मान लीजिए एक इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ठीक है। उस पर एक जनरल कैंडिडेट है, एक बैकवर्ड क्लास का कैंडिडेट है। जो जनरल कैंडिडेट है वो सीनियर है बैकवर्ड क्लास से कैंडिडेट से, लेकिन जो बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट है उसकी प्रमोशन हो जाती है डीएसपी के रैंक पे, ठीक है। तो जब उसकी प्रमोशन होगी डीएसपी के रैंक पे तब वो जनरल कैंडिडेट के जनरल जो कैटेगरी का कैंडिडेट है उससे सीनियरिटी में भी ऊपर हो जाएगा। पहले उसकी सीनियरिटी नीचे थी, जनरल कैंडिडेट की सीनियरिटी ज़्यादा थी, पर जैसे ही इसकी प्रमोशन हुई तब ये सीनियरिटी में भी ऊपर हो गया जो बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट था, ठीक है। इसको कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी कहते हैं। तो ये स्टार्ट हो गया था कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का कंसेप्ट, कैचअप रूल को हटा दिया गया।
फिर था कैरी फॉरवर्ड रूल वॉज डायल्यूटेड। अब कैरी फॉरवर्ड रूल में ये था कि अगर आपकी पोस्ट वैकेंट रह जाती है तो नेक्स्ट ईयर आप उन पोस्ट को एडवर्टाइज कर सकते हो, पर शर्त ये है कि 50% रिजर्वेशन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब पोस्ट एडवर्टाइज हो रही थी तो 60% रिजर्वेशन जा रही थी, 70% रिजर्वेशन जा रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है। तो ये सब जो डेवलपमेंट हुई दैट वाज इंटेंडेड टू नलीफाई मंडल केस, जो हमारा ऊपर सबसे पहला पॉइंट था, इंदिरा साहनी वाला जो केस था ना, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसकी जजमेंट को डाइल्यूट करके ये सब डेवलपमेंट्स हुई। फिर थर्ड पॉइंट क्या था इस क्रोनोलॉजी का, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अब सबसे बड़ा मुद्दा यही उठने लगा कि आप अगर एम्प्लॉयमेंट में इनिशियल स्टेज पे अगर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो तो आपको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए या नहीं। तो इसके लिए लैंडमार्क केस है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2007। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी वॉज चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4A। ठीक है। अब इसको चैलेंज कर दिया गया कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी के, जैसे मैंने अभी समझाया आपको थोड़ी देर पहले कि जो बैकवर्ड क्लास का कैंडिडेट होगा वो सीनियर हो जाएगा जब उसकी प्रमोशन होगी। बेशक वो पहले जूनियर था, उसकी प्रमोशन अगर जल्दी हुई तो वो सीनियर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज़ वैलिड, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि ये वैलिड है, बट स्टेट हैज़ टू सेटिस्फाई टू रीजंस बिफोर गोइंग फॉर कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। स्टेट्स को दो रीज़न पहले सेटिस्फाई करने पड़ेंगे कि वो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैकवर्डनेस है। ठीक है। जिस क्लास को आप कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी प्रोवाइड कर रहे हो वो बैकवर्ड होनी चाहिए और वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड होनी चाहिए सर्विसेज में। ठीक है। अगर वो ओबीसी मतलब वो बैकवर्ड क्लास जो है वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड है, उनके जो पर्सन है वो उस सर्विस में बहुत कम है। ठीक है। मान लो 100 लोग काम कर रहे हैं ना सर्विस में, और जो जिस क्लास को रिजर्वेशन मिल रही है प्रमोशन में उसके सिर्फ मान लो 6-7 ही लोग हैं या 5-6 ही लोग हैं, तब जाके वो प्रूव होता है कि वो बहुत कम रिप्रेजेंटेटेड है उस सर्विस के अंदर। तो फिर जाके आप उनको कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी दे सकते हैं। ये बहुत मुश्किल है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो है वो फेल हो गई है इन दो रूल्स को सेटिस्फाई करने में ही। ठीक है। बहुत सी स्टेट्स ने ट्राई किया कि वो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी प्रोवाइड कर सके अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, लेकिन उन्हें जब ये दो रूल्स प्रूव करने की बारी आती है तो वो फेल हो जाती है। अभी रिसेंटली सिर्फ कर्नाटका है जिसने इसको प्रूव किया और वहाँ पे कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का कंसेप्ट चल पड़ा है। फिर है कॉन्सिक्वेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब जो रिजर्वेशन है ओबीसीज को वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए एक लैंडमार्क केस था अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2008। 27% quota for OBCs in educational institute was challenged under Article 15 Clause 5. ठीक है। Supreme Court said it does not violate basic structure, so it relates to state maintained institutions। क्योंकि ये स्टेट मेंटेन्ड इंस्टीट्यूशंस पे लागू होता है, जहाँ पे स्टेट एड पहुँचाती है, स्टेट रेगुलेट करती है इंस्टीट्यूशंस को, इसलिए ये 27% कोटा वैलिड है। 27% कोटा आपको ओबीसी क्लेम कर सकते हैं किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, जैसे IITs हो गए, IIMs हो गए, जहाँ पे स्टेट मेंटेन करती है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड है। फिर है क्लॉज 6। क्लॉज 6 जो है ये कहता है स्टेट शैल मेक रिजर्वेशन फॉर EWS दैट इज 10%। ठीक है। अब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, स्टेट के पास पावर है उनको 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की। ये 103rd अमेंडमेंट 2019 से शुरू हुआ है। ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 6 भी अलाउ करता है कि 10% जो है वो रिजर्वेशन मिलेगी EWS को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को। अब क्राइटेरिया क्या है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का? अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है, एनुअल इनकम अगर आपकी 8 लाख से कम है तो आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं। और क्या क्राइटेरिया है? आपकी 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड से कम है, आपके पास फ्लैट है जो 100 स्क्वायर फीट से कम है, आपके पास प्लॉट है जो 100 स्क्वायर यार्ड से कम है म्यूनिसिपैलिटीज़ में, और 200 स्क्वायर यार्ड से कम है अदर एरियाज़ में। और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी सेम क्राइटेरिया लगता है, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 इसको मैनेज करता है। और साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट जो है वो एग्जेम्प्टेड है रिजर्वेशन से। ठीक है। फिर है इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन नॉट परमिसेबल।
अगर इंस्टीट्यूट अगर आपको अलग से रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है ओवर एंड अबव ऑलरेडी रिजर्वेशन जो आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो वो भी परमिसेबल नहीं होगी। इसके लिए केस है एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स। सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज्ड मेरिट बेस्ड सिलेक्शन एंड स्ट्रक डाउन इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन। और वहाँ क्या हो रहा था, 50% रिजर्वेशन के ऊपर 33% रिजर्वेशन और दी जा रही थी जो एम्स के ही स्टूडेंट है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन करके वहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन को अलाउ किया। ठीक है, अब आप अलग से ही रिजर्वेशन नहीं बना सकते इंस्टीट्यूशन के अंदर। अगला पॉइंट है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स कंपीटिंग इन ओपन कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट है अगर वो ओपन कैटेगरी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में compete करेंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट केस है मंडल केस एंड मंजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1997। तो उसमें अलाउ किया गया था रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट गेटिंग सिलेक्टेड इन ओपन कंपटीशन। अगर ओपन कंपटीशन में रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जनरल कैटेगरी के जो मेरिट जाएगी वहाँ तक पहुँच जाता है, तो उसे अलाउ किया जाएगा जनरल कैटेगरी कैटेगरी की सीट के लिए। ठीक है, उसको एंड इट शुड नॉट बी काउंटेड अगेंस्ट कोटा रिजर्व फॉर देम। वो कोटे में नहीं आएंगे, फिर वो अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट होगी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। रिजर्वेशन फॉर वुमेन, वैसे तो रिजर्वेशन फॉर वुमेन अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है, जस्टिफिकेशन है, तो आप रिजर्वेशन फॉर वुमेन भी दे सकते हैं। जैसे इसमें केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस केपी प्रभाकरन 1997। सेपरेट कार्डर फॉर वुमेन वॉज चैलेंज। अब इस केस में क्या किया था, रेलवे वालों ने एक सेपरेट कार्डर बना दिया था वुमेन का कि जो क्लर्क्स होंगे रेलवे के वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वुमेन ही होंगी। जैसे दिल्ली, मुंबई, ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो रेलवे क्लर्क्स होंगी वो सिर्फ वुमेन ही होंगी। तो इसको चैलेंज किया गया था। फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कहा क्योंकि ये रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो इसे वैलिड माना जाएगा। जनरली रिजर्वेशन फॉर वुमेन अलाउड नहीं है अगर आप अलग से प्रोवाइड करोगे। फिर है मैरिज एंड स्टेटस ऑफ SC ST। अब शादी के बाद SC ST का क्या स्टेटस होता है उनकी मैरिज के बाद। ठीक है, अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो तो आपका क्या स्टेटस होगा। नीलिमा वर्सेस डीन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1993। अब इसमें क्या केस हुआ था, एक ST कम्युनिटी से बिलोंग करता था लड़का, उसकी शादी हो गई थी एक हाई कास्ट लड़की के साथ। फिर लड़की ने क्लेम करने की कोशिश की रिजर्वेशन अंडर ST। ठीक है, तो इसको मना किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ बिल्कुल नहीं किया कि अगर आप हाई कास्ट से बिलोंग करते हो, आपने कभी ज़िंदगी में हार्डशिप नहीं देखी बचपन से, और आप जस्ट बिकॉज आपने शादी की है एक ST कैटेगरी के लड़के से, तो आप रिजर्वेशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं हो जाते। ठीक है, दूसरा केस है MC वलसला वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2006। इस केस में एक ये क्वेश्चन था कि चिल्ड्रन विच इज़ बॉर्न आउट ऑफ इंटरकास्ट मैरिज उनको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में अंडर आर्टिकल 15 या 16। ठीक है, तो इसमें कोर्ट ने कहा था कि बर्डन इज ऑन पर्सन हु क्लेम्स बेनिफिट। जो बेनिफिट क्लेम कर रहा होगा उसके ऊपर बर्डन होगा ये प्रूव करने के लिए कि उसने भी सेम हार्डशिप्स अपनी ज़िंदगी में फेस किए हैं जैसे जो डिसएडवांटेजेस नॉर्मल कंडीशन में SCs STs या अदर बैकवर्ड क्लासेस फेस करते हैं। तो उस पर्सन को भी ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने भी वही हार्डशिप फेस की है, तब जाके उसे रिजर्वेशन मिल सकती है। सो गाइज यही सब था आर्टिकल 16 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर जुडिशरी एंड लॉ ऑप्शनल फॉर UPSC। तो इसको अच्छे से आप पढ़िए, तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेसिक एस्पिरेंट्स।